What's up everyone? Welcome back to the channel. तो guys, this is day 21 of our 21 days revision series और आप आ गए हो इकोनॉमिक्स पे। अब बच्चे आज लास्ट डे है तो हमारे पास बचे हैं इंडियन इको के 3 चैप्टर्स। तो पहला वीडियो आपके पास ये सेम टाइम 8 बजे आ रहा है, अगला वीडियो 8:30 बजे आएगा और अगला वीडियो 9:30 बजे आएगा। तो प्लीज़ मेक श्योर करना कि आप मिस नहीं करो और सीरीज को आज खत्म कर दो। तो 8 बजे आपको आप देख ही रहे हो, इसे खत्म करो, इतने दूसरा आ जाएगा 8:30 बजे, उसको कंप्लीट करना, फिर थोड़ा रेस्ट कर लेना आधा घंटा, 9:30 बजे उसको कंप्लीट करके आज खत्म करके सोना है भाई रिवीजन। ठीक है, सब बच्चों को आज कंप्लीट करके सोना है और बहुत शानदार तरीके से खुश होना है रात को कि हाँ यार वी डिड इट, हमने सोचा, हमने प्लान किया और हमने करके दिखाया। तो चलो जाके फटाफट से अटेंडेंस लगाओ, चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। तो गाइस दिस चैप्टर इज वेरी सिंपल, वेरी इजी। मैंने आपको पहले भी बड़े अच्छे से डिटेल में पढ़ाया है सर व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ क्या है, इनफॉर्मलाइजेशन क्या है और कौन कौन से इश्यूज इसमें आते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो इसमें आता है वो है व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट सब जानते हैं एक ऐसा सिचुएशन जहां पे पीपल आर विलिंग एज वेल एज एबल टू वर्क, लोग काम करना भी चाहते हैं और वो कर भी सकते हैं, स्टिल दे आर नॉट गेटिंग द वर्क, उसको हम अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। सर वर्कर कौन होता है? कोई भी इंडिविजुअल जो किसी भी प्रोडक्शन एक्टिविटी में है, जो किसी भी तरीके से जीडीपी बढ़ाने में हेल्प कर रहा है, उसको वर्कर बोलते हैं। हर इंसान, चाहे वो कितना ही प्रोफेशनल हो, चाहे वो कितना ही अनस्किल्ड हो, कुछ भी अगर वो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज कर रहा है तो वो वर्कर है। ओके डन सर। सर कितने प्रकार के वर्कर्स होते हैं? बेटा जी 2 प्रकार के वर्कर्स हमने इसमें पढ़े हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स और हायर्ड वर्कर्स। सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं जो खुद अपने लिए काम करते हैं, हायर्ड होते हैं जो किसी और के लिए काम करते हैं। मैं पहले जब स्कूल्स में पढ़ाता था, मैंने 2-3 स्कूल्स में पढ़ा है अपनी लाइफ में, जब मैं स्कूल में पढ़ाता था तो मेरा एक बॉस होता था, मैं उनको अकाउंटेबल था, मैं उनको रिस्पॉन्ड करता था, मैं उनकी तरीके से काम करता था, तो मेरा एम्प्लॉयर था, वो मुझे सैलरी देते थे और मैं उनके हिसाब से काम करता था। तो मैं उस टाइम पे कौन सा वर्कर था? हायर्ड, हु वर्क फॉर अदर्स, और उनको बदले में वेजेस या फिर सैलरीज मिलती हैं। अभी मैं स्कूल्स में काम नहीं करता हूं, अभी मैं अपने हिसाब से काम करता हूं। मेरी खुद की ऑनलाइन ऐप है जिसपे मैं पढ़ाता हूं, यूट्यूब पे पढ़ाता हूं, मैं ऑफलाइन मेरा इंस्टीट्यूट है, मैं वहां पे पढ़ाता हूं। इसी तरीके से अलग अलग कॉलेजेस में जाके मैं सेमिनार्स लेता हूं, सेशंस लेता हूं। तो ये सारी चीजें मैं अपने लिए अपने हिसाब से करता हूं, उसको हम क्या बोलते हैं? सेल्फ एम्प्लॉयड, हु आर एंगेज्ड इन देयर ओन बिजनेस और ओन प्रोफेशन, ऐसे वर्कर्स को सेल्फ एम्प्लॉयड बोलते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों हायर्ड वर्कर्स। कितने प्रकार के होते हैं? कुछ होते हैं कैजुअल, कुछ होते हैं रेगुलर। सर कैजुअल कौन से होते हैं? जो डेली वेजर्स होते हैं, कभी काम मिला कभी नहीं मिला, जैसे जो लोग मजदूरी करते हैं, जो लोग कंस्ट्रक्शन की जगह पे काम करते हैं, तो कभी काम है कभी नहीं है ना, तो वो होते हैं कैजुअल, उनको डेली वेजर्स बोलते हैं। किसी भी तरीके की सोशल सिक्योरिटी नहीं होती। सोशल सिक्योरिटी मतलब कोई मेडिकल, कोई पेंशन, कोई पीएफ, कोई ग्रेच्युटी, ऐसा कुछ नहीं है उनके पास। वो बिना किसी एक्स्ट्रा बेनिफिट के बस डेली काम करेंगे तो डेली कमाएंगे। रेगुलर वर्कर्स कौन होते हैं? जो रेगुलरली किसी जॉब में एंगेज्ड है, जिनको मंथली बेसिस पे पैसा मिलता है और उनके पास सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स होती है, उनकी कंपनीज उनके लिए पीएफ, ग्रेच्युटी, इस तरीके की अदर बेनिफिट्स भी उनको प्रोवाइड करती है। दीज आर ऑन द परमानेंट पेरोल, एंटाइटल्ड टू ऑल द सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। 3 टर्म्स आती हैं बच्चों, लेबर सप्लाई, लेबर फोर्स, वर्क फोर्स। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसके अंदर, जबकि इसमें कंफ्यूजन वाला कुछ भी नहीं है, तीनों अलग टर्म्स हैं, तीनों अलग टर्म्स हैं बच्चों। देखो लेबर सप्लाई सबसे पहले समझ लो कि आवर्स में होती है, घंटों में होती है, आवर्स में। मैं कितने नंबर ऑफ आवर्स काम करना चाहता हूं, दैट इज माई लेबर सप्लाई। आप जितना पैसा दोगे मैं उस हिसाब से आपको बताऊंगा कि मैं इतने पैसे में इतने घंटे काम करूंगा, दैट इज माई लेबर सप्लाई। तो बहुत सिंपल है, जितना भी आप काम करना चाहते हो एक वेज रेट पे, उसको लेबर सप्लाई बोलते हैं। इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ लेबर दैट वर्कर्स आर विलिंग टू ऑफर एट अ पर्टिकुलर रेट। ठीक है। लेबर फोर्स क्या होता है? अब लेबर फोर्स ये दिखाता है बेटा कि कितने हमारे पॉपुलेशन में लोग हैं, तो ये पीपल की टर्म्स में होती है, कितने लोग हैं, हाउ मेनी पीपल आर देयर, जो काम करना चाहते हैं और जो काम कर भी रहे हैं, यानी इसके अंदर दोनों आ जाते हैं, एम्प्लॉयड भी
और अनएम्प्लॉयड भी, इसमें दोनों आते हैं। इसके अंदर क्या क्या आता है, द नंबर ऑफ वर्कर्स वर्किंग, जो काम कर रहे हैं, और हु आर विलिंग टू वर्क, जो काम करना चाहते हैं। तो दोनों इसमें आ जाएंगे, इससे वेज रेट से कोई मतलब नहीं है, ये तो लोगों की टर्म्स में होता है। तो सपोज 60 लोग काम कर रहे हैं और 40 करना चाहते हैं, तो 100 का लेबर फोर्स हो गया, ठीक है। 60 कर रहे हैं, 40 करना चाहते हैं। अब वर्क फोर्स क्या होता है, वर्क फोर्स होता है जो एक्चुअली कर रहे हैं, ये वो हैं जो एक्चुअल में एम्प्लॉयड हैं, ये वाले 60 वर्क फोर्स में सिर्फ यही आते हैं। तो 100 में से बेटा अगर मैं ये वाले हटा दूं, क्या वो आ जाएंगे जो अनएम्प्लॉयड है? बिल्कुल सही। अगर आप लेबर फोर्स में से वर्क फोर्स हटा दो तो अनएम्प्लॉयड आ जाते हैं, क्योंकि इसमें दोनों आ गए, यानी ये तो टोटल हो गया। ये वो हैं जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं, तो बचे हुए कौन हुए, जो एक्चुअली काम नहीं कर रहे। वर्क फोर्स वो है, इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ पर्संस एक्चुअली वर्किंग। तो अनएम्प्लॉयड कैसे निकलेगा, लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स। डन सर, क्या बात है। तो क्या है सर जॉबलेस ग्रोथ? देखो नाम में लिखा हुआ है ग्रोथ है, लेकिन जॉब नहीं है। ग्रोथ कैसे है सर? इसका मतलब जीडीपी बढ़ रहा है, देश तरक्की कर रहा है, लेकिन जॉब्स नहीं है। तो सर ऐसा कब होता है? जब आप नई नई टेक्नोलॉजी इक्विप करते हो, नए नए चीजें लेके आते हो जो बहुत बढ़िया है, लेकिन टेक्नोलॉजी जब भी ज्यादा आएगी तो जो लोग हाथ से काम करने वाले हैं उनकी नौकरी तो जाएगी। तो लिखा हुआ है इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन जीडीपी इज इंक्रीजिंग ड्यू टू इंक्रीज इन टेक्नोलॉजी बट विदाउट एनी राइज इन एम्प्लॉयमेंट। इसको जॉबलेस ग्रोथ बोलते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। अब बाबू कैजुअलाइजेशन समझने के लिए आपको दो टॉपिक्स पता होने चाहिए कि कैजुअल वर्कर्स कौन से होते हैं और फॉर्मल वर्कर्स कौन से होते हैं, ठीक है। अब देखो कैजुअल को समझाने के लिए मैं आपको ये बोलता हूं कि दो तरीके के वर्कर्स हैं। आपने अभी ऊपर देखा, कुछ हैं रेगुलर वर्कर्स, कुछ हैं कैजुअल वर्कर्स। फॉर्मल इनफॉर्मल पे भी अभी आऊंगा मैं। रेगुलर वर्कर्स कौन से हैं? जो रेगुलर जॉब्स में हैं, जिनको फिक्स्ड सैलरी मिलती है, फिक्स्ड नंबर ऑफ आवर्स उनको काम करना है, सारे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलते हैं, उनको हम रेगुलर वर्कर्स बोलते हैं। कैजुअल वर्कर्स कौन से होते हैं? कैजुअल होते हैं जो कभी काम है कभी काम नहीं है, कभी आपको चीजें देखने को मिल रही हैं, जॉब मिलेगा कभी जॉब नहीं मिलेगा, कुछ पार्ट ऑफ द ईयर में आप एम्प्लॉयड हो, कुछ पार्ट ऑफ द ईयर में आप अनएम्प्लॉयड हो, इनको हम कैजुअल वर्कर्स बोलते हैं। तो कैजुअलाइजेशन होता है जब ये वाले वर्कर्स का नंबर बहुत तेजी से बढ़ रहा हो। तो कैजुअलाइजेशन किसको बोलते हैं? एक ऐसा सिचुएशन, it refers to a situation when the percentage of casually hired workers in the total workforce tend to rise। अब ये बहुत तेजी से हमारे देश में बढ़ रहा है। सर ये क्यों बढ़ रहा है? देखो जितने भी रूरल एरियाज हैं वहां पे लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, राइट। अब एग्रीकल्चर में आप देखते हो बहुत सारा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है, तो वो रूरल एरियाज से मूव करके आते हैं अर्बन एरियाज में। अर्बन एरियाज में काम करने के लिए जो स्किल्स चाहिए वो स्किल्स अभी अवेलेबल नहीं होती, वो सीखनी पड़ती हैं। कई लोग सीख जाते हैं, कुछ लोग नहीं सीख पाते, तो फिर उनको जॉब्स कभी मिलती हैं कभी नहीं मिलती, उनका ऑन एंड ऑफ ही रहता है। तो वो कौन सी कैटेगरी में आ जाते हैं? कैजुअल वर्कर्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसीलिए इसको कैजुअलाइजेशन बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट आता है इनफॉर्मलाइजेशन। अब सर इनफॉर्मलाइजेशन क्या होता है? इनफॉर्मलाइजेशन के लिए हमें समझना है फॉर्मल वर्कर्स कौन से होते हैं और इनफॉर्मल वर्कर्स कौन से होते हैं। तो जब मैं फॉर्मल और इनफॉर्मल वर्कर्स की बात करता हूं तो यहां पे हमें देखना है कि सबसे पहले फॉर्मल में एक तो आ जाते हैं सारे के सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं वो सब फॉर्मल में आ जाते हैं, इस चीज का ध्यान रखना। उसके बाद जितने भी प्राइवेट एंटरप्राइजेज हैं, जितने भी प्राइवेट एंटरप्राइजेज हैं विद मोर देन 10 एम्प्लॉइज, 10 से ज्यादा एम्प्लॉइज वाले, वो सब भी फॉर्मल की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी होती हैं? एक तो सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस, और प्राइवेट जिनमें 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं वो फॉर्मल है। अब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉइज हैं वो सब फॉर्मल एम्प्लॉइज हैं, इनको सारे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स होते हैं, इनको हर तरीके से गवर्नमेंट प्रोटेक्टेड, गवर्नमेंट ने इनके लिए रूल्स बनाए हुए हैं, हर चीज है, तो ये सब फॉर्मल में आते हैं। इनफॉर्मल कौन से होते हैं? जो भी सेल्फ एम्प्लॉयड अपने लिए काम कर रहे हैं, छोटी ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हैं, छोटे छोटे बिजनेसमैन हो गए, अपना बिजनेस खुद कर रहे हैं, वो सब इनफॉर्मल में आ जाते हैं। तो इनफॉर्मलाइजेशन किसको बोलते हैं बच्चों? जब ये वाला सेक्टर बहुत तेजी से बढ़ रहा हो, इनफॉर्मल सेक्टर जब तेजी से ग्रो कर रहा हो,
तो ऐसी सिचुएशन को इनफॉर्मलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो देखो इनफॉर्मलाइजेशन इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन द परसेंटेज ऑफ वर्कर्स इन फॉर्मल सेक्टर टेंड्स टू डिक्लाइन, फॉर्मल कम होते जा रहे हैं और इनफॉर्मल तेजी से बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट आता है वर्कर्स, फॉर्मल इनफॉर्मल मैंने बता दिया। जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं वो फॉर्मल है, इनको सारे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स होते हैं, लेबर लॉज होते हैं और ट्रेड यूनियंस भी ये लोग बना सकते हैं। ट्रेड यूनियंस मतलब एसोसिएशंस वगैरह अपनी बना सकते हैं। इनफॉर्मल कौन से होंगे? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट नहीं है, कोई लेबर लॉज नहीं होते इनके लिए, कोई ट्रेड यूनियंस भी ये लोग नहीं बनाते। कितने तरीके का अनएम्प्लॉयमेंट हमें देखने को मिलता है? अब देखो बच्चों, अनएम्प्लॉयमेंट आपको ये वाला मेनली रूरल एरियाज में देखने को मिलता है, चाहे वो डिस्गाइज्ड हो, चाहे वो सीजनल हो, चाहे वो ओपन हो। डिस्गाइज्ड क्या होता है? डिस्गाइज्ड हम लोग को सिर्फ एग्रीकल्चर में देखने को मिलता है, जहां पे जितने लोगों की जरूरत है उससे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। यूजुअली क्या होता है रूरल एरियाज में, एक प्लॉट ऑफ लैंड है, उस प्लॉट ऑफ लैंड पे पूरा परिवार लग गया, जरूरत चाहे सिर्फ 2 ही लोगों की थी, तो बाकी जो काम कर रहे हैं वो सब डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड है। ठीक है। सीजनल क्या होता है? जब एक सीजन में काम है, एक सीजन में काम नहीं है। भैया बीज बो दिए, अब फसल तो जब आएगी तब आएगी, बीच के सीजन में क्या होगा? अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो क्या होता है? इट रेफर्स टू अनएम्प्लॉयमेंट दैट अकर्स ड्यूरिंग अ सर्टेन सीजंस ऑफ द ईयर, है ना, गर्मी सर्दी वाले लोगों के लिए भी होता है। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, जो बाकी बचे हुए जनरल, जो भैया काम करना चाहते हैं लेकिन काम नहीं मिल रहा है। इट रेफर्स टू अनएम्प्लॉयमेंट इन विच पीपल आर एबल एंड विलिंग टू वर्क बट आर नॉट गेटिंग एनी वर्क, उसको ओपन अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। तो ये नॉर्मली रूरल एरियाज में देखने को मिलता है। ठीक है, ये सब क्यों हो रहा है बच्चों? क्या क्या कारण है? इकोनॉमी का ग्रोथ नहीं है, इकोनॉमी बहुत धीरे धीरे ग्रो कर रही है, बहुत धीरे ग्रो करती है तो लोगों के पास पैसा नहीं है देने के लिए, तो जॉब्स कहाँ से दें। दूसरा, जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, जो डिमांड है जॉब्स की वो बहुत ज़्यादा है, सप्लाई इतनी ज़्यादा नहीं है, तो कहाँ से आएगी? अनएम्प्लॉयमेंट होगा। अंडर डेवलप्ड एग्रीकल्चर, हमारा देश एक एग्रेरियन कंट्री है, ज़्यादातर एग्रीकल्चर बेस्ड है। अब एग्रीकल्चर ही नहीं होगा अगर, तो किस तरीके से काम चलेगा? प्रॉब्लम तो रहेगी, डेवलप्ड नहीं है वो। नेक्स्ट आता है एजुकेशनल सिस्टम डिफेक्टिव है। अब ये तो सब जानते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बस डिग्री ओरिएंटेड बन के रह गया है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में स्किल्स नहीं सिखाई जा रही। आज भी अगर आप अपने ही सब्जेक्ट्स ले लो, बिजनेस स्टडीज में आपको वही एनसीईआरटी पढ़ाई जा रही है जो सालों से चल रहा है। बिजनेस कितना चेंज हो गया है, बट कुछ चेंज नहीं किया गया तुम्हारी एनसीईआरटीज में। तुम्हें इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ाया जा रहा है, ये इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट तुम्हारे एक्चुअल में किस काम आएगा भाई? तुम क्या करोगे ये पढ़ के? तुम्हें कुछ अगर अच्छा सा सिखाया जाए तो वो ज्यादा बेहतर है ना। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत डिफेक्टिव है। अकाउंट तुम लोग पढ़ते हो वो तुम्हें कॉपियों में सिखाई जा रही है, जबकि आजकल खाते कॉपी में बनते ही नहीं है। तो एजुकेशन सिस्टम सब जानते हैं हमारा कैसा है। लो कैपिटल फॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट नहीं होती, लोगों को सेविंग इन्वेस्टमेंट्स की हैबिट नहीं है। आगे लिखा हुआ है इनएडिक्वेट एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग, हम लोग एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग नहीं करते हैं, वर्क फोर्स की प्लानिंग नहीं करते हैं। जितने भी हमारे पास वर्कर्स अवेलेबल हैं बस हैं तो हैं, उन पे कोई ध्यान नहीं दे रहा, कोई उस पर अच्छा प्रॉपर प्लान नहीं बना रहा, राइट। डिक्लाइन ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज, बहुत सारे हमारे लोग छोटी छोटी इंडस्ट्रीज में एम्प्लॉयड थे लेकिन वो भी विद टाइम नीचे की तरफ ही जा रही हैं। स्लो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्री जो सबसे तेज ग्रो होनी चाहिए वो बहुत स्लो ग्रो कर रही है। चाइना जैसा कंट्री आज वर्ल्ड पावर है, क्यों? क्योंकि सबसे तेज इंडस्ट्रियल ग्रोथ है। हम लोग के यहाँ इंडस्ट्रियल ग्रोथ है ही नहीं, बहुत स्लो है। तो ये मेन कारण है। उसके बाद बच्चों कैसे ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है, क्या क्या तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इन प्रॉब्लम्स को। तो सबसे पहले लिखा हुआ है एजुकेशनल सिस्टम में हमें एक रिफॉर्म की जरूरत है। एजुकेशन में रिफॉर्म लेके आओ, डिग्री ओरिएंटेड से ज़्यादा जॉब ओरिएंटेड हमारा एजुकेशन सिस्टम होगा तो लोगों को काम मिलेगा। जीडीपी तेजी से बढ़ाना होगा, जनसंख्या पे ध्यान देना होगा, एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करना होगा, नए नए रिफॉर्म्स लेके आने होंगे, नई नई टेक्नोलॉजी लेके आनी होगी, अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी। स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस पे खास फोकस करना पड़ेगा क्योंकि हमारा देश काफ़ी गरीब देश में आता है। तो उस सिनेरियो में हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छोटे छोटे बिजनेसेस करते हैं, उन पे गवर्नमेंट को स्पेशल फोकस करना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा, चलो ये तो फिर भी हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं रोड्स बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, तो ये तो फिर भी अभी हो रहा है। स्पेशल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स चलाने होंगे जिसमें हम एडल्ट्स के लिए भी चला सकें और नॉर्मल अनएम्प्लॉयड लोगों के लिए भी चला सकें। मैन पावर की प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बच्चों कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स हैं जो सरकार चलाती है, उस पर भी हमें और ध्यान से देखना है, लोगों को अवेयर करना है इन प्रोग्राम्स के बारे में। जैसे सबसे पहले गवर्नमेंट का एक सबसे बड़ा इनिशिएटिव है जिसके अंदर गवर्नमेंट क्या दे रही है, 100 डेज एम्प्लॉयमेंट दे रही है ना। 100 डेज एम्प्लॉयमेंट किसके लिए होता है? लोगों के लिए जो काम करना चाहते हैं, मनरेगा में आता है ये।
द गवर्नमेंट हैज टेकन मैनी इनिशिएटिव्स टू जनरेट एक्सेप्टेबल एम्प्लॉयमेंट ensuring at least minimal safety and job satisfaction, जैसे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा 2005। इसका क्या एम था? इसका एम था बच्चों एनहांसिंग द लिवलीहुड सिक्योरिटी ऑफ द पीपल इन रूरल एरियाज बाय 100 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट। ओके, उसके बाद क्या आता है बच्चों हमारे पास, दिस स्कीम इज वन ऑफ द मेनी मेजर्स विच द गवर्नमेंट हैज इंप्लीमेंटेड टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट। गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे मेजर्स लिए हैं जिसमें से एक मनरेगा है, काफी इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए। इसके बाद बच्चों गवर्नमेंट की और एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग प्रोग्राम्स है ना, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट हो गया, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना हो गई, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना हो गई। तो गवर्नमेंट ने इस तरीके के बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए हैं पॉवर्टी खत्म करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को एनहांस करने के लिए। ठीक है, इन सब का मकसद होता है एम्प्लॉयमेंट देना, सर्विसेज लेके आना, प्राइमरी हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, शेल्टर सेक्टर में, शेल्टर मतलब हाउसिंग में, और इनका एम होता है लोगों को असिस्ट करना इन बाइंग अ नंबर ऑफ लो कॉस्ट मास्क इनकम, मतलब बहुत सारे लोगों को हेल्प करना जिनकी इनकम बहुत कम है। ठीक है, जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं, जो लोग जॉब्स करना चाहते हैं, दोनों तरीके से हेल्प करना। अब देखो गवर्नमेंट दो तरीके से कैसे हेल्प करती है बच्चों, दो तरीके से गवर्नमेंट हेल्प करती है, डायरेक्टली जॉब्स देती है और इनडायरेक्टली जॉब्स देती है। डायरेक्टली कैसे देती है? सीधा सीधा जॉब प्रोवाइड करना गवर्नमेंट ऑफिस में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में। इनडायरेक्टली कैसे हेल्प करती है? स्टार्टअप्स को हेल्प करके। तो गवर्नमेंट अगर स्टार्टअप्स को हेल्प करती है, आप देखते हो आज हमारे देश में इतने सारे स्टार्टअप्स बड़े बड़े हो रहे हैं, तो स्टार्टअप्स अकेले तो नहीं चल रहे, बहुत सारे लोगों को काम मिल रहा है उन स्टार्टअप्स में। तो गवर्नमेंट अगर स्टार्टअप्स की हेल्प करती है, उनको रॉ मटेरियल देती है, उनका टैक्स पे छूट देती है, तो स्टार्टअप्स ग्रो होंगे, तो बहुत सारे लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो ये हो जाते हैं बच्चों हमारे पास गवर्नमेंट की हेल्प डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। लास्ट टॉपिक बचा, अब आपको मैं एक बार कॉमन टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बता दूं और चैप्टर हमारा समाप्त। अब बच्चों इसमें हम लोगों ने देखो ये देख लिया, रूरल में मैंने आपको डिस्गाइज्ड भी बता दिया, सीजनल भी बता दिया। अर्बन एरियाज में कुछ इंडस्ट्रियल होता है। इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट कौन सा होता है? जो लोग इंडस्ट्रीज में काम करना चाहते हैं, जिनका मन है कि वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में काम करें, उनके पास स्किल्स भी हैं लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा, तो उनको हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। एजुकेटेड होता है, एजुकेटेड आप सब जानते हो, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनके पास डिग्रीज है बट स्टिल नेसेसरी स्किल्स नहीं है, जिस वजह से उनको भी काम नहीं मिल रहा है। तो अर्बन एरियाज में या इंडस्ट्रियल देखने को मिलता है, एजुकेटेड देखने को मिलता है। फिर कुछ कॉमन अनएम्प्लॉयमेंट्स होते हैं जो सब जगह देखने को मिलते हैं। कॉमन कौन कौन से हो जाते हैं हमारे पास? कॉमन में बच्चों सबसे पहला होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट। ये रूरल एरियाज में भी होता है, अर्बन एरियाज में भी होता है। अंडर एम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब है कि जितना आप काम कर सकते हो उससे कम काम आपको मिल रहा है। लाइक सपोज आप काम कर सकते हो 5, 6, 7 घंटे, लेकिन आपको मिल रहा है सिर्फ 2 घंटे का काम, तो आप अंडर एम्प्लॉयड हो। ठीक है, तो अंडर एम्प्लॉयमेंट दो तरीके का होता है। एक तो होता है कि आपको काम ही नहीं मिल रहा, दूसरा होता है कि आप काम तो 8 घंटे कर रहे हो लेकिन आपको पैसा जो मिल रहा है वो 2 ही घंटे का मिल रहा है, तो उसको हम बोलते हैं एक तरीके से इनविजिबल, कि आपको पता नहीं चल रहा कि आपको पेमेंट सिर्फ 2 घंटे का मिल रहा है लेकिन आप काम कितना कर रहे हो? 8 घंटे, तो वो है आपके पास इनविजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट। ओके, साइक्लिकल कौन सा होता है? साइक्लिकल होता है बच्चों बिजनेस साइकिल की वजह से। देखो बिजनेस कभी कभी बूम पे होता है, बूम का मतलब अच्छा चल रहा होता है, फेस्टिवल्स में देख लो, जनरली देख लो, अगर बिजनेस बढ़िया मार्केट में तेजी है, उसके बाद रिसेशन नीचे की तरफ आता है, डिप्रेशन बिल्कुल ही डूब जाए, रिकवरी ग्रो कर रहा है ना। तो देखो बच्चों बूम में सब कुछ तेज होता है, तो आपको काम भी मिलता है, जॉब्स भी मिलती हैं, पैसा भी कमाते हो, एम्प्लॉयमेंट भी होता है। लेकिन ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ रिसेशन, ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ डिप्रेशन, लोगों की जॉब्स चली आती हैं, पैसा नहीं कमा पाते, उसको हम साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। फ्रिक्शनल कौन सा होता है? द टाइम गैप बिटवीन 2 जॉब्स, यानी कि आपने एक जॉब करी, उसके बाद आपको दूसरी करनी है, तो एक छोड़ के दूसरी लोगे ना, तो एक छोड़ के जब आप दूसरी जॉब के लिए जाते हो, ऐसी जॉब्स को, ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट को हम लोग फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बोल देते हैं। तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में क्या आ जाता है बच्चों? इसके अंदर हम लोग ये बोलते हैं कि इट इज़ मेनली द टाइम गैप बिटवीन 2 जॉब्स, जहाँ पे हम ये बोलेंगे कि आपने एक जॉब करी और दूसरी जॉब करने से पहले बीच में 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन आप बेरोजगार रहे, उसको फ्रिक्शनल बोलते हैं। स्ट्रक्चरल क्या होता है? जब डिमांड लेबर की किसी और तरीके की है और जो सप्लाई ऑफ लेबर है वो किसी और तरीके की है। मतलब सप्लाई है ऐसे लोगों की जिनको कोई पर्टिकुलर काम नहीं आता, डिमांड ऐसे लोगों की है जिनको वो पर्टिकुलर काम आता है। तो जब डिमांड और सप्लाई मिसमैच्ड हो ना,
उसी को हम लोग स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। तो बच्चों हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट में मेनली अंडर एम्प्लॉयमेंट दोनों में दिखता है, साइक्लिकल दोनों में दिखता है, फ्रिक्शनल दोनों में दिखता है, स्ट्रक्चरल दोनों में दिखता है, रूरल में भी अर्बन में भी। और जो स्पेसिफिक टू रूरल अर्बन है वो भी मैंने आपको दिखा दी, जैसे कि डिसगाइज्ड और सीजनल है ना, वो रूरल में ही देखने को मिलेंगे, और इंडस्ट्रियल एजुकेटेड वो अर्बन में ही देखने को मिलेंगे। तो इसी के साथ लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, हमने एक चैप्टर और रिवाइज किया। 2 चैप्टर्स अभी आपको और करने हैं आज इको के, तो इतना कर लो आधे ही घंटे में, मतलब अब तो 5-10 मिनट में आपके पास दूसरा चैप्टर आने वाला है, रूरल डेवलपमेंट, उसको रिवाइज करना और मेरे साथ साथ खत्म करना। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून, टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय।